उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, जीके बाई शिवकांत कौशिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो जीके का पार्ट है वो है मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। अगर हम आक्रमण की बात करें दोस्तों, तो भारत पर आक्रमण करने में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माने जाते हैं वो अरबों को ही माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किसे माना जाता है, तो अरब उसका राइट आंसर होगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी किसे माना जाता है, अरबों को माना जाता है। अगर हम अरब आक्रमण की बात करें तो जैसे कि हमारा यह भारत है, वर्तमान भारत, और उस समय का यह वर्तमान भारत और पाकिस्तान। इस क्षेत्र में दोस्तों एक शासक होता था, वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शासक का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो हमारा उत्तरी भारत है, ये वाला भारत, अगर कोई भी मैप हो, कोई भी मैप दोस्तों, उसकी हमेशा ही ये वाली जो दिशा है ये ईस्ट रहती है, यानी कि पूर्व रहती है। ये वाली जो दिशा रहेगी ये वेस्ट, ये वाली जो दिशा रहेगी ये नॉर्थ, और ये वाली जो दिशा रहेगी ये साउथ रहेगी। तो हमारा जो उत्तरी भारत है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त हो गया था। और जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य यहां पर जो थे वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो चुके थे। एक दूसरे की सहायता न करके वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो चुके थे। इसलिए जो संपूर्ण हमारा जो उत्तरी भारत है वो एक दूसरे का प्रतिद्वंदी हो चुका था। तो इस चीज का पूरा यहां पर जो फायदा उठाया था, लाभ उठाया था, वो दोस्तों अरबों के द्वारा उठाया गया था। अरबों के द्वारा यहां पर सन 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक काफी बार आक्रमण किया गया था। लेकिन वो जो आक्रमण थे 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक, वो अरबों के यहां पर असफल आक्रमण रहे। लेकिन दोस्तों अरबों के द्वारा यहां भारत में सबसे पहले सन 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया। और सन 712 ईस्वी में जो अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था वो भारत में पहला अरब सफल आक्रमण कहलाया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत पर प्रथम अरब सफल आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में हुआ। भारत पर प्रथम अरब सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। जो 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था दोस्तों, या सिंध क्षेत्र पर जो आक्रमण किया गया था, सिंध क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये हमारा भारत है, वर्तमान भारत, इसके साथ ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात, और गुजरात क्षेत्र के साथ जो सटा हुआ ये वाला जो प्रदेश है यहां, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम है सिंध क्षेत्र। तो अरबों के द्वारा इस सिंध क्षेत्र के ऊपर या भारत क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया गया। कब किया गया था? 712 ईस्वी में। जब 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था तो उसका नेतृत्व एक सैनिक के द्वारा किया गया था, जिस सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अब ये मोहम्मद बिन कासिम था, ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें दोस्तों, तो इराक का एक गवर्नर था, जिस गवर्नर का नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। अल हजाज। इस अल हजाज का जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हजाज के यहां पर मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अल हजाज के द्वारा ही मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के ऊपर जो पहला अरब सफल आक्रमण किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और कब किया गया था, 712 ईस्वी में किया गया था। अब अगर दोस्तों अगर बात करें कि मोहम्मद बिन जो कासिम था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर या सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो यहां पर है ये मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था दाहिर। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो सिंध क्षेत्र का शासक दाहिर था, और दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम दोनों के बीच 712 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो वह युद्ध क्या कहलाया, तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच जो युद्ध हुआ वह रावर का युद्ध कहलाया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और सिंध प्रांत का जो शासक था जिसका नाम था दाहिर, उन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध का नाम क्या था, रावर का युद्ध। तो रावर का युद्ध कब लड़ा गया था, 712 ईस्वी में। और इसमें विजय किसकी हुई थी दोस्तों, तो इसमें विजय किसकी हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम की हुई थी। इसके पश्चात दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था जैसे ही वो सिंध क्षेत्र में आया तो सिंध क्षेत्र के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। काफी बार जैसे एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस बंदरगाह के ऊपर अधिकृत क्षेत्र यानी कि अधिकार कर लिया गया था, तो यहां पर दोस्तों एक बंदरगाह पड़ती है सिंध प्रांत के अंदर ही जिसका नाम है देबल बंदरगाह। तो जो देबल बंदरगाह है दोस्तों ये वर्तमान पाकिस्तान के अंदर ही है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किस बंदरगाह पर अधिकार कर लिया गया था, देबल बंदरगाह के ऊपर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सिंध प्रांत के अंदर आकर यहां पर एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्के को क्या बोला जाता है, दिरहम। दिरहम सिक्का चला। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र में कौन सा सिक्का चलाया गया था या अरबों के द्वारा सिंध क्षेत्र में कौन सा सिक्का चलाया गया था, तो दिरहम नामक सिक्का चलाया गया था। इसके पश्चात दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम या अरबों के द्वारा यहां पर जो हमारा वर्तमान पाकिस्तान है, जो उस समय का भारत है, यहां पर कुछ प्रमुख चीजें चलाई गई थी, जिनमें प्रमुख जो चीजें थी वो थी सबसे पहले खजूर की खेती और ऊंटों का पालन। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरबों के द्वारा निम्न में से कौन सी चीज चलाई गई थी या किस पशु का पालन किया जाता था, तो यहां अरबों के द्वारा भारत में खजूर की खेती और ऊंटों का पालन किया जाता था। इसके पश्चात दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने इसी सिंध प्रांत में एक प्रमुख चीज चलाई जिसे हम कहते हैं जजिया कर। एक प्रकार का टैक्स है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं जजिया कर। ये जो जजिया कर है दोस्तों, ये आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर निम्न में से किस मुगल बादशाह ने इसको चलाया, किस मुगल बादशाह ने इसको हटाया, तो ये काफी बार डिस्कस किया जाएगा। अब ये जजिया कर है क्या, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है दोस्तों, जो यहां पर एक प्रकार से गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यानी कि मुस्लिमों को छोड़कर जो बाकी बचे हुए थे उन सभी से जो टैक्स लिया जाता था धार्मिक कर, उस कर को किस नाम से जाना जाता था, जजिया कर। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर को चलाने वाला जो शासक था उस शासक का नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। इसके पश्चात दोस्तों जो हमें अरब आक्रमण की जो जानकारी मिलती है कि भारत के ऊपर जो अरब आक्रमण हुआ उन सभी की जानकारी हमें किस चीज से, किस पुस्तक से प्राप्त होती है। अरब आक्रमण की जानकारी के दो स्रोत हैं। पहला जो स्रोत है वह किताब है जिस किताब का नाम है चचनामा, और दूसरी जो किताब है उसका नाम है फुतुह अल बलदानी।
ज्यादातर दोस्तों आपको एग्जामिनर जो ऑप्शन देगा वो ज्यादातर ऑप्शन आपको मिलेगा चचनामा। अगर चचनामा ऑप्शन नहीं हो तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फुतुह अल बलदानी। यानी कि भारत के ऊपर जो अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था वो यहां पर उन सभी चीजों का जो वर्णन मिलता है वो दो किताबों के अंदर मिलता है। पहली जो किताब है वो चचनामा है, दूसरी जो किताब है वो फुतुह अल बलदानी है। चचनामा के जो लेखक हैं दोस्तों उसका नाम है अली अहमद। काफी बार देखा गया है कि काफी किताबों के अंदर यहां पर लिखा हुआ है कि जो चचनामा है उसके जो लेखक हैं वो मोहम्मद बिन कासिम का कोई अज्ञात सैनिक बताया जाता है, यानी कि उसके नाम के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाता। सिर्फ ये लिखा हुआ मिलता है कि चचनामा के जो लेखक हैं वो कोई अज्ञात सैनिक है, और वो सैनिक किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन चचनामा के जो लेखक हैं दोस्तों वो है अली अहमद। और जो फुतुह अल बलदानी है, फुतुह अल बलदानी के जो लेखक हैं वो है बिलादुरी। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए चचनामा के जो लेखक हैं वो लेखक कौन होंगे, यहां पर अली अहमद, और फुतुह अल बलदानी के जो लेखक होंगे वो कौन होंगे, बिलादुरी। इन दोनों की दोनों किताबों के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, अरब आक्रमण का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है कि जो चचनामा है वो किस भाषा में स्टार्टिंग में लिखी गई थी। तो चचनामा अब ये अरबों के बारे में बताता है, तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि जो चचनामा जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके पश्चात दोस्तों यहां पर काफी इतिहासकारों ने इसका ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। अगर हम फारसी भाषा में बात करें तो दोस्तों यहां पर इसका जो फारसी भाषा में जो लेखक है उस लेखक का नाम है अलीवी। यानी कि चचनामा जो पुस्तक है, चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया अली बिन कूफी के द्वारा। और इसके पश्चात दोस्तों जो चचनामा पुस्तक है इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किया दाऊद कोटानी। यानी कि चचनामा जो पुस्तक है उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसके द्वारा किया गया था, दाऊद कोटा के द्वारा किया गया था। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि चचनामा जो किताब है अगर उसके अनुवाद के बारे में पूछ ले कि फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अली बिन कूफी के द्वारा किया गया था। और अगर अंग्रेजी भाषा में इसके अनुवाद के बारे में पूछे तो दाऊद कोटा के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात दोस्तों यहां पर अरबों के द्वारा जैसे ही सिंध क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करके इसको विजय प्राप्त कर ली थी यहां पर, तो उसी प्रकार वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है जिस जगह का नाम है मुल्तान। यानी कि यहां से क्वेश्चन आता है कि अरबों के द्वारा मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण कब किया गया था। तो अरबों के द्वारा मुल्तान पर आक्रमण 713 ईस्वी में किया गया था। यानी कि दोस्तों अरबों ने फिर 713 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि मुल्तान क्षेत्र से अरबों के यहां पर अरबों ने काफी अत्यधिक मात्रा में धन धान्य प्राप्त किया था, स्वर्ण आभूषण प्राप्त किए थे। इसलिए अरबों के द्वारा मुल्तान जो जगह है उस मुल्तान का एक नाम रख दिया गया, मुल्तान का नाम बदलकर, जिसे बोला जाता है स्वर्ण नगर या सोने का नगर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरबों के द्वारा मुल्तान जगह का नाम क्या दिया गया था, तो मुल्तान जगह का नाम क्या दिया गया था, स्वर्ण नगर या फिर सोने का नगर। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करें अरब आक्रमण की, तो अरब आक्रमण ने भारतीय जो क्षेत्र था उस भारतीय क्षेत्र में आक्रमणकारियों के दरवाजे खोल दिए थे। और आक्रमणकारी जो अरबों के पश्चात जो आक्रमण किया था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था। यानी कि इसके पश्चात जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी तुर्कों का आक्रमण। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी भारत पर तुर्कों का आक्रमण।